नमस्कार। आज हम सिविल प्रोसीजर कोड का लेक्चर नंबर 2 और ऑफिशियल लेक्चर नंबर 207 स्टार्ट करते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड या लॉ के स्टूडेंटों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनकी कहना होता है कि हमारी समझ में ये ऑर्डर नहीं आते, ये ऑर्डर क्या होते हैं और क्या ये सेक्शन होते हैं, ये दो दो चीजें इस किताब में क्यों दी गई हैं सीपीसी में। और ये बहुत कहते हैं कि ये समझ में नहीं आया। सिविल क्रिमिनल लॉ तो सबकी समझ में आता है, सिविल लॉ किसी की समझ में नहीं आता। अधिकतर सिविल से बचते हैं लोग, जितने भी एडवोकेट्स होते हैं। देखिए, एक बात तो मैं आपको बताऊंगा, बाहर से किसी रिटायर्ड जज या किसी सीनियर एडवोकेट की लिखी हुई एक बुक ऑफ प्लीडिंग खरीद लो जब तक आप स्टूडेंट हो। वो आपको ड्राफ्टिंग सिखा देगी और वो ड्राफ्टिंग आपके बहुत काम आएगी। भले ही वो ड्राफ्टिंग आपके उससे रिलेटेड ना हो, लेकिन ड्राफ्टिंग के कुछ नियम जो है वो सिखा देगी। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में अपने बताया कि सिविल केसेस की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो ये जो आदेश दिए हैं सीपीसी में, ये 51 आदेश दिए हैं, 51 आदेश दिए हैं और 158 के करीब सेक्शन है। 158 सेक्शन है, हो सकता है एक दो कम बढ़ती हो जाए, मेरे से कंफ्यूजन हो सकता है। ये जो आदेश हैं ये स्टेजेस ऑफ केसेस है। इन आदेशों के अंदर नियम दिए गए हैं, इन आदेशों में नियम दिए गए हैं। इन नियमों में उन आदेश का पालन बताया गया कि इस तरीके से इस आदेश का आदेश क्या है। जो मैंने स्टेजेस बताई हैं पिछले लेक्चर में, आप देखें उसमें। देखिए, मेरे लेक्चर आपको समझ में तभी आएंगे जब एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर देखेंगे, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और कंटिन्यूस देखेंगे और समझ के देखेंगे, तब तो ये समझ में आएंगे। पूर्ण रूप से देखेंगे तो आएंगे। अगर आप ये सोचें 5 मिनट समझ के ये लेक्चर आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और ये सब्जेक्ट तो वैसे नहीं आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं आदेश की। मैंने अभी तक जो तैयार की है सीआरपीसी, अभी 26 आदेश तक ही करी है, बाकी धीरे धीरे बताता रहूंगा, कुछ मुझे याद भी है। सेक्शंस को मैंने पहले सेक्शन से बताता हूं, जिसमें सेक्शन स्टार्टिंग में सेक्शन दिए, लेकिन हम जब पढ़ेंगे किताब में तो आदेश और सेक्शन साथ साथ पढ़ेंगे। मैं आपको जरा सा पहले सेक्शंस का गौरव देता हूं, जैसा मैंने बांटा सेक्शंस को। धारा 9 से 35 तक ज्यूरिडिक्शन के विषय में, रेस जुडिकेटा के विषय में, प्लेस ऑफ कोर्ट के विषय में, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के विषय में, समन, डिस्कवरी, जजमेंट, डिस्कवरी कॉस्ट के बारे में बताएगी, जिसे भाग 1 कहते हैं। धारा 36 से 74 एग्जीक्यूशन, प्रश्न जिनका अवधारण डिग्री करने वाला न्यायालय करेगा, निष्पादन, प्रक्रिया, गिरफ्तारी, डिटेंशन, अटैचमेंट, सेल एटसेट्रा के बारे में ये सेक्शंस आपको प्रकाश डालेंगे। ये भाग 2 कहलाएगा। भाग 3 में सेक्शन 75 से 78 तक आएंगे, जो इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स, अनुषंगिक कार्रवाई जैसे कमीशन जारी करना, तरीके वगैरह के बारे में ये आपको प्रकाश डालेंगे। ये ऑर्डर के साथ साथ पढ़ेंगे हम। ये तो यहां बता रहा हूं कि ये क्या है, ये कि बहुत बड़ा मामला नहीं है, तो समझने की बात है। अगर समझ लिया तो कुछ भी नहीं होती प्रॉब्लम। भाग 4 में सूट इन पर्टिकुलर केसेस। पर्टिकुलर केसेस मतलब जब सरकार के खिलाफ मुकदमा डालना है तो क्या नियम होंगे, वो सेक्शन 79 से लेकर 88 तक बताएगा। और उसमें सेक्शन 80
कि किस तरीके से सरकार को वाद डालने से पहले नोटिस दिया जाए, सूट और सूट बाई और अगेंस्ट गवर्नमेंट, एग्जीक्यूशन और डिग्री, ये जो है इसमें बता देंगे आपको सरकारी वाले मामले में। भाग 6 में सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में बता देगा। फिर इसका भाग 7 आता है जो सेक्शन 96 से लेके 108 तक डिसाइड करता है। अपील, मूल डिग्री की अपील, अपीलीय डिग्री की अपीलें, आदेश की अपीलें, अपील के साधारण नियम, ये इसमें आपको बता देगा। भाग 8 रिटर्न और रिव्यू रिवीजन, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, 113 115 तक सेक्शंस ये आपको डिसाइड कर देंगे। और 132 से लेकर 158 तक ये मिसलेनियस बता देंगे आपको। तो ये तो बताएंगे सेक्शंस, लेकिन सेक्शंस को हम आदेश की मार्फत चलेंगे। अब बात आती है कि ये आदेश क्या होते हैं और नियम क्या होते हैं। ये सेक्शंस और आदेश कई बार ऐसे लगते हैं जैसे एक से ही हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। अब ये लेजिस्लेचर की इंटेंशन है, वो चाहता तो इनको भी उसमें ही रख लेता, सेक्शंस को भी उन्हीं में से एक नियम बना के रख लेता, लेकिन उसने क्यों बनाए हैं, क्या बनाए हैं, ये तो देखो उनकी मंशा रही होगी उन्होंने बनाने वालों की। लेकिन हर चीज की अपनी महत्ता है, बनाने के कोई कारण है, इनके कारण है, वो धीरे धीरे जैसे हम स्टडी करेंगे तो हम समझ जाएंगे। यहां मैं बताना कोई दिक्कत बताऊंगा तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो अभी हम इसी बात तक को समझने की कोशिश करें। अब जरा सा आदेशों को समझ लें एक बार। अब हमें वाद पत्र बनाना है, तो वाद पत्र बनाने के क्या नियम हैं। वाद पत्र में सबसे पहली बात क्या होती है, न्यायालय का नाम, एक बात तो वो, और वाद में कौन प्रतिवादी होगा, इस बात को बताने के लिए आदेश एक है। कौन कौन प्रतिवादी हो सकता है, कौन कौन वादी होगा, किन किन प्रतिवादियों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, क्या तरीके से जोड़ा जा सकता, ये हो जाएगा। फिर आदेश 2 आ जाएगा। आदेश 2 हमें अपने साथ में 7 नियम लेके आता है, 7 बातें बताता है, 7 शर्तें बताता है। इन्हें एक ही बात है, 7 शर्तें कह दो, 7 नियम कह दो, 7 बातें कह दो। ये बताएगा कि भाई मुकदमा जो बनाओ तो ऐसा बनाना जिसमें पहले से मुकदमा दायर ना हो रखा हो। ये बताना कि भाई सब्जेक्ट झगड़े का कारण क्या है, ये बता देना। कॉज ऑफ एक्शन अगर कई हैं तो किन किन कॉज ऑफ एक्शन को जोड़ा जा सकता है, ये आपको बता देगा। तो ये छोटा सा हिस्सा हर ऑर्डर, एक जो तुम्हारा वाद पत्र है उसके छोटे से हिस्से को बताता है। तीसरा, जब आप मुकदमा दायर करोगे तो या तो कोर्ट में खुद ही जाओगे करने के लिए, ये किसी वकील साहब के मार्फत करोगे। तो आपका वकील कौन हो सकता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है, उसकी क्या डिग्री हो सकती है, आपका एजेंट कौन हो सकता है, एजेंट के लिए किन कागजों की आवश्यकता हो सकती है। जैसे एजेंट के लिए पावर ऑफ अटर्नी की जरूरत होती है, वकील साहब के लिए वकालतनामे की जरूरत होती है। तो वो आदेश 3 में वो प्लीडर के बारे में बता देगा कि प्लीडर कैसे अपॉइंट होता है, कौन है, किसको करोगे, ये सब बातें ऑर्डर 3 आपको बता देगा। ऐसी आदेश 4 है। आदेश 4 के अंदर
केवल 2 नियम दिए गए हैं। मुकदमा दायर कैसे किया जाएगा, वाद पत्र न्यायालय में कैसे पेश किया जाएगा, उसके नियम बता दें। हाँ, वाद पत्र देखो, छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इनको आपको याद करना है और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ये टिप्स पर हो जाएंगी। अच्छा, अब आपने मुकदमा दायर कर दिया तो क्या स्टेज आती है? वो स्टेज आती है कि भाई समन भिजवाया जाए दूसरी पार्टी में, अर्थात दूसरी पार्टी को सूचना भिजवाई जाए। वो आदेश 5 बताएगा आपको। उसके अंदर क्या है, उसमें 30 नियम दिए गए हैं समन की तामील के। उसमें समन तामील के तरीके, डाक से भेजना, पब्लिकेशन कराना, कोरियर से भेजना, कॉपी लगाना वाद पत्र की, ये सारी की सारी बातें, पार्टी नहीं आई तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, ये सारी की बातें। अच्छा, ये बता दिया मैंने। और व्हाट्सएप पे भेज देना, ईमेल भेज देना, मेल भेज देना, इस तरीके से सर्विस की विधियां बताई जाएंगी उसको। तो एक स्टेज ये होती, ये स्टेज इसमें बता दी जाएगी आदेश में, इस वाले में। अब आदेश 6, आप जब मुकदमे को ड्राफ्ट करें तो उसके प्लीडिंग के नियम क्या होंगे, उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें लिखनी जरूरी हैं, ये आदेश 6 बता देगा। इससे संबंधित इसमें इन्होंने 16 नियम दिए हुए, इन 16 नियमों को आपको याद करना होगा। उसके बाद ये जब ये पूरी चीजें हो गई, आदेश 1 भी आ गया, आदेश 2 भी आ गया, आदेश 3 भी आ गया, 4, 5, 6, जब ये पूरी हो गई 6 तक, तो अब तुम्हारा क्या तैयार हो गया, वाद पत्र तैयार हो गया। अर्थात 6 आदेशों इन्होंने तुम्हें यह बताया कि वाद पत्र कैसे तैयार किया जाएगा, तुम्हारा वाद क्या है तब पता लगेगा कि वाद क्या है, उसका लिमिटेशन क्या है, और उसके साथ साथ क्या क्या दस्तावेज आप लगा रहे हो, ये सारी की सारी बातें आपको आदेश 7 बता देगा। आदेश 7 ने आपको ये बातें बता दी। ये सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां, आदेश नहीं है, सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी। इनको तुम आदेश समझ के याद मत करो, याद करो। आदेश 7 वाद पत्र से संबंधित है, आदेश 7 वाद पत्र से संबंधित है, आदेश 1 वाद में कौन कौन पक्षकार होगा इस बात से संबंधित है, आदेश 2 इस बात से संबंधित है कि मुकदमे ज्यादा ना हो जाए, मुकदमे लिमिटेड में कॉज ऑफ एक्शन को जोड़ा जा सकता है, क्या हो सकता है ये। वाद नंबर 3 वकील कौन सा करा जाएगा, वकील कौन सा होगा, इससे संबंधित। आप इसे ऐसे याद करो, ये आपको एक स्टेज बताता है। जैसे कहते हैं ना सेशन ट्रायल क्या है, अब हम उसे सेक्शन से याद कर लेते हैं। सेक्शन ट्रायल 225 से लेके 35 या 45 तक वो सेक्शन चलेगा, 245 तक। जैसे ही हमारे दिमाग में आता सेशन ट्रायल तो हमें पुरानी सीआरपीसी एकदम याद है कि सेक्शन 225 से ट्रायल स्टार्ट होता है, सेशन ट्रायल, अब वो वहां तक चालू होता है। रिवीजन हमें एकदम याद आया, क्रिमिनल रिवीजन 397 सेक्शन में होता है। हाई कोर्ट का अलग पावर्स हैं, तो ये सारी जहन में आ जाएंगी बातें। तो आप अब रिवीजन में सेक्शन ऐसे, इसमें क्या, अब देखिए आगे चलते हैं। वाद पत्र से संबंधित क्या नियम है, वो आदेश 7 में आ जाएंगे। जब प्रतिवादी पर समन हो गए, वो आ गया कोर्ट में, तो वो आके जो अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल करेगा उसके कुछ नियम होंगे, वो आदेश 8 में आ जाएंगे। वो जब उसके वकील साहब कोर्ट में वाद पत्र लेके आएंगे, अपना प्रतिवाद पत्र लेके आएंगे, जिसे रिटन स्टेटमेंट WS भी कहते हैं, वो उस नियमों में ड्राफ्ट करेंगे जो ऑर्डर 8 में दिए गए, और उसके किस किस नियम के तहत करेंगे, क्या क्या बातें कह सकते हैं वो इसमें, ये नियम बताई जाएंगी। ये मैंने 26 जो तैयार किए हैं, मैं पहले वो बता देता हूं, उसके बाद में फिर अगर ये आपकी समझ में आ गया ना तो जहन में बैठालना है, क्योंकि आदमी पता नहीं ऑर्डर क्या है, कुछ नहीं ऑर्डर ये
पक्षकार उपस्थित हो गए, एक पक्ष का कार्रवाई हो गई है, उस कार्रवाई को कैसे निपटा जाए, कैसे निस्तारण किया जाए, ये आदेश 9 बताएगा आपको। न्यायालय द्वारा किस प्रकार से पार्टी से पूछताछ करेगा ताकि मुकदमे का निस्तारण करने में उसकी सहायता हो सके, अर्थात पहली स्टेज क्या होगी मुकदमे की, पहली सुनवाई की तारीख, वो आदेश 10 में के नियम बताएंगे। वो उसके अंदर वो दिए गए 10 में नियम दिए गए। 11वां चलते हैं। कभी कभी हम जब वाद पत्र लिखते हैं या प्रतिवाद पत्र लिखते हैं तो उसमें एम्बिग्युइटी छोड़ते हैं, उससे ये बात समझ में नहीं आती कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और हमें कौन कौन से दस्तावेज पेश करने चाहिए और कौन से दस्तावेज किसके कब्जे में है। अब मान लो आप वादी हो, मैं प्रतिवादी हूं, आपको किसी चीज की दस्तखतों की किसी चीज की जरूरत है, प्लेंट पढ़ने के बाद में आपकी कोई बात समझ में नहीं आई, या मैं प्रतिवादी हूं, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, तो हम क्या है, प्रश्न मालाएं एक दूसरे को सप्लाई कर देंगे न्यायालय से पूछ के, उसका जवाब ले लेंगे ताकि हमें न्यायालय में सहूलियत हो जाए। कोई डॉक्यूमेंट आपके कब्जे में है या मेरे कब्जे में है, तो ऑर्डर 10 के अंदर यह नियम है कि वो हम एक दूसरे से कैसे लें। तो ऑर्डर 10 हमें वो डॉक्यूमेंट लेने के देने के तरीके, अर्थात डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बारे में हमें बता सकता है, जो कि हम न्यायालय की अनुमति से एक दूसरे से ले सकते हैं। ऑर्डर 11 बता देगा। अब ये हो गया साहब। अब मुकदमे में बहुत सी बातें ऐसा है जो दोनों पार्टी मानती हैं। जैसे आपने मुकदमा डाला कि ये मेरी पत्नी है जी, मैंने इस पे मुकदमा डाला, तो ये बात फिर सबूत की जरूरत नहीं है। अगर पति से पूछा गया भाई ये आपकी पत्नी है, आपने कह दिया हाँ, तो अब सबूत की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये कहते थे कि ये तो मेरी पत्नी नहीं है, तो फिर पत्नी के ऊपर जिम्मेदारी होती है वो बताए कि वो कैसे पति है आपका। तो एडमिशन और डिनायल, जो बातें आपने कही हैं उसमें से कितनी वो एडमिट करता है और कितनी वो मना करता है, उसका एडमिशन और डिनायल आदेश 12 के नियमों के तहत किया जा सकता है। आदेश 13, जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं न्यायालय में, क्या वो न्यायालय को निर्णय के लिए आवश्यक है, तो न्यायालय उनको इंपाउंड करने के क्या तरीके होंगे, वापसी के क्या नियम होंगे, उन नियमों को ये आदेश नंबर 13 बताएगा। ये सारी बातें होने के बाद में ऑर्डर 14 आएगा। वो कहेगा कि अब मुकदमा स्टार्ट करो भाई, तुम्हें बहुत हो गया, सारी बातें हमने एक दूसरे की समझ ली, एडमिशन हो गया, डिनाइल हो गया, पक्षकार हो लिए, डॉक्यूमेंट दिखा दिए गए आपको, डॉक्यूमेंट आपने पेश कर लिए, फ्रेमिंग ऑफ इश्यू हो जाएगा, वाद बिंदु हो जाएंगे। फिर वाद बिंदु जिसे कहते हैं आरोप लग जाएंगे एक दूसरे के खिलाफ। आरोप वर्ड तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आता है, लेकिन मैं आपकी सहूलियत की वजह से फ्रेमिंग ऑफ इशू मतलब ये होता है कि भाई ये बात सिद्ध करनी है और किसकी जिम्मेदारी सिद्ध करने की है वो बता देते हैं वाद पत्र में। तो फ्रेमिंग ऑफ इशू हो जाएगा, हर आदमी उसके ऊपर अपनी अपनी गवाही लाएगा। जब इस स्टेज को आदेश 14 को हम क्लियर करेंगे तो हम आएंगे आदेश 15 और 16 में। हमारे विटनेसेस कौन होंगे और किनको समन करने की क्या विधि है, उसको ऑर्डर 15 और 16 में बता दिया जाएगा। उसके नियमों के तहत वो बुलाए जाएंगे। ऑर्डर 17, किसी की तबीयत खराब है, कोई बीमार है, कोई परिस्थिति है,
तो वो कैसे डेट लेगा इस ऑर्डर में बताया जाएगा। ऑर्डर 18, हियरिंग ऑफ सूट और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का व्हाट आर द मेथड्स, मेथड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और हियरिंग ऑफ सूट, ये वाला आदेश बता देगा जिसके अंदर नियम दिए हुए, क्या क्या नियम होंगे। जैसे मैं बता रहा हूं इसी तरीके से याद करते चले जाओ आप इन्हें। पहले सिर्फ आदेश आदेश याद कर लो कि आदेश आदेश क्या है। नियम तो हर एक के अलग अलग हैं आदेश के। ये स्टेजेस ऑफ सूट है। अब आदेश 19, एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट के अंदर क्या क्या देना चाहिए, उसका वेरिफिकेशन कैसे होना चाहिए, उसका सत्यापन क्या चीज होती है, उसके अंदर हमें क्या कहना होता है। एफिडेविट का एक अलग ऑर्डर बनाया गया है जिसके अंदर एफिडेविट ड्राफ्टिंग की विधि और एफिडेविट में हमें क्या कहना है, क्या वेरिफिकेशन होना है उसका, किन पैराग्राफों को नॉलेज के आधार पर और कुछ को लीगलिटी के आधार पर हमें एडमिट करना है और या वेरीफाई करना है, ये 19 में बता देगा। अब ये सारे के सारे पूरे हो जाएंगे तो आदमी की स्टेज आ जाएगी बहस वगैरह की। तो ऑर्डर आ जाएगा 20 में, या तो निर्णय हो जाएगा या डिक्री हो जाएगा मामला, या तो मामला निर्णय हो जाएगा, जजमेंट हो जाएगा, या डिक्री हो जाएगा। डिक्री क्या होती है, जजमेंट क्या होता है, भाई बहन से ही है, मैं बता दूंगा आपको आगे से आगे। अब आदेश आ जाएगा, अब निर्णय या डिक्री और एग्जीक्यूशन, निर्णय हुआ, उसकी डिक्री हुई और उसका तो क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। मान लो आपके प्लॉट पे किसी ने कब्जा कर रखा है, निर्णय आपके पक्ष में हो गया, तो अब कैसे हो, एग्जीक्यूशन होगा, या तो अपने आप छोड़ के चला जाए या आपको जाना पड़ेगा, आपको पुलिस की हेल्प चाहिए, उसे कैसे कब्जा लेना है, ये सारी विधि इस तरीके का फिर एक प्रोसीडिंग चलेंगी। वो आदेश 21 में डिसाइड कर दी जाएंगी, उसकी प्रोसीडिंग अलग चलती हैं। होता वाद का ही भाग है, लेकिन वाद अब पूरा हो गया तो अब उस प्रोसीजर पे चलेंगे, एग्जीक्यूशन पे सेक्शन 21 में। उसके नियम है 1 से लेकर 106 तक, वो नियम याद करने होंगे। अच्छा, अब मुकदमा चल रहा है, साल 2 साल हो गए, एक आध पार्टी ट्रक जाती है, क्योंकि मुकदमे चलते भी तो बुजुर्गों के बीच में ही है। पार्टी मर गई तो उनका कौन पक्षकार, पार्टी ऑफ सूट बनाया जाएगा, कौन किसको उत्तराधिकार के रूप में शामिल किया जाए, क्योंकि आपको रिमेडी लेनी है। रिमेडी तभी तो लोगे, वो कब्जे में बैठा, उसे आपने पार्टी नहीं बनाया तो उसके खिलाफ आप कब्जा कैसे ले लोगे, आपने पार्टी तो बनाया नहीं। तो ये आपका जो है, पार्टी मर गई तो पार्टी के नियम है वो बता देगा। मान लो कुछ आपका कंप्रोमाइज वगैरह हो जाता है या मैटर सॉल्व हो जाता है, तो वाद वापसी कैसे लोगे आप। मान लो किसी भी स्टेज पर वापसी चाह रहे हो आप, केस की वापसी का, वापसी के नियम को ऑर्डर 23 बता दे, 22 बता, ऑर्डर 23 बता देगा। कभी कभी क्या होता है कि समन सर्विस नहीं हो रहे, आदमी इतना बूढ़ा है कि उसे न्यायालय तक नहीं लाया जा सकता, या कोई चीज डिसाइड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या है, क्या होना है, तो कमीशन के द्वारा कमीशन भेजे जा सकते हैं, कमीशन जांच करने के लिए भेजे जा सकते हैं, वो वस्तु स्थिति बता सकते हैं कोर्ट को आके, तो कमीशन सेक्शन ऑर्डर 26 में बता दिए जाएंगे। तो ये स्टेजेस है और ये ही ऑर्डर है। इन ऑर्डरों को समझना, सारों को एक साथ मत समझो, एक ऑर्डर पकड़ो, कोई अच्छी सी किताब लो,
देखिए, मैं तो यहां बैठा हूं पब्लिक व्यू पे, क्योंकि ये मेरे लेक्चर हो सकता है सुने जाएं, उन लोगों के द्वारा भी सुने जाएं जो किताबें छापते हैं, पब्लिकेशंस है। तो वो सोचेंगे कि भाई हमारी किताब का प्रोपोगंडा कर रहे हैं। तो मुझे प्रोपोगंडा नहीं करना किसी की किताब का, क्योंकि मेरा मतलब नहीं किताब से किसी की किताब को कहने का। लेकिन सीपीसी पे मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं एक किताब जो मैंने पढ़ी, अपनी स्टूडेंट लाइफ में, देखिए कुछ राइटर्स तो बुक के बहुत अच्छे होते हैं और कुछ राइटर्स, हर आदमी अपने अपने फन में माहिर होता है और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। कुछ लोगों की लैंग्वेज लिखने का जो तरीका होता है ना, बहुत आसान होता है, और कुछ लोग बहुत कठिन भाषा इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं हूं, आपको बता रहा हूं। तो मैं हल्के शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, और इन्हीं बातों को कोई आदमी बहुत ज्यादा क्लिष्ट शब्दों से करेगा। तो आप ऐसी भाषा में लो जो अंग्रेजी भी हो और हिंदी दोनों बताती हो और सरल शब्दों में हो, क्योंकि ये जो हम हिंदी मीडियम में जो करते हैं, तो इसमें हिंदी ना होगा, संस्कृत है, और वो हिंदी कम, संस्कृत ज्यादा है। हम करते हैं खड़ी बात, बोलिए बात, वो है प्योर संस्कृत से ड्राइव शब्द है, और है तो हिंदी वही। हम जो बोलते हैं, ये जो हम भाषा जिसमें हम आपको समझा रहे हैं, इसमें यही नहीं पता कि लैंग्वेज कौन सी है। इसमें उर्दू भी है, इसमें फारसी के शब्द भी हैं, इसमें अरबी भी घुस रही है, फारसी तो है ही है कम से कम, और उर्दू, हिंदी उर्दू तो है ही, हिंदी उर्दू तो बहन बहन है, हिंदी और उर्दू तो बहन बहन मानो आप, क्योंकि उर्दू तो निकली हिंदी से ही है। इसमें फारसी भी है और अंग्रेजी की भी मिक्सचर है हमारे शब्दों में। तो आप जो किताब लो वो हिंदी अंग्रेजी दोनों समझावे। तो चलिए, मेरा ये टॉपिक नहीं है, किताब आप कोई भी लो, लेकिन मैं अगर कभी व्यक्तिगत आप पूछेंगे तो मैं अपने व्यक्तिगत बताऊंगा कि कौन सी किताब सीबीएसई पे बेस्ट है, वो बता दूंगा आपको। मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता, ना आर्थिक फायदा मेरे उद्देश्य नहीं। तो ये देखिए, मैंने तो इसीलिए 26 ही बताए अभी आपको, क्योंकि 26 से आगे बताऊंगा तो आपके जहन में से उठ जाएंगे। तो इस तरीके से ये ऑर्डर और सेक्शंस का डिस्ट्रीब्यूशन है। इनमें हर ऑर्डर के साथ में सेक्शंस हैं। किताब के अंदर इनको अलग अलग दिया गया है, लेकिन कुछ किताब ऐसी है मार्केट में जो ऑर्डर और सेक्शन को एक साथ बताती है। हम जब इन सेक्शंस को अलग पढ़ेंगे और ऑर्डर को अलग पढ़ेंगे तो नुकसान होगा हमारा। तो ये हमें ऑर्डर और सेक्शंस एक साथ पढ़ने हैं। तो आज जो मैंने आपको ये दो टॉपिक, अभी तक ये समझो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया गुरजीत, दो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया, और कल से मेरा जो है, मेरा विचार बन रहा है कि कल से मैं ये चालू करूं, अब आपको लाऊं सीपीसी की तरफ। अभी तो सीपीसी की बैकग्राउंड बांधी मैंने आपको, तो अब हम सीपीसी की तरफ आपको कल से लाएंगे।